भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एक उद्देश्य, एक तिहाई बहुमत के साथ राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और वो हम निरंतर प्रयासरत है। क्योंकि हम जो इनकी जैसे कोई बड़े बेकाबू की बात नहीं करते, हम ग्राउंड स्तर पे जाकर जनाक्रोश यात्रा के तहत हम पर विधानसभा में पर बूथ मंडल तक जा रहे हैं। उसका उद्देश्य है कि हम जनता के बीच के मुद्दे लेके आएंगे और जनता के बीच के मुद्दे लाकर जनता के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छलावे की बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, और मुद्दे पर चुनाव लड़कर इस राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान श्री मोहित गौतम जी, जो कि समाज सेवा को लेकर काफ़ी अग्रणी रहते हैं। वहीं ये एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वही अपना एक एनजीओ लक्ष्य फाउंडेशन चलाते हैं। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। तो सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपको राजनीति में या आपकी समाज नीति में किस प्रकार है? सबसे पहले तो मैं जेडीपी मीडिया ग्रुप के सभी दर्शकों को नमस्कार, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सूरज शर्मा जी आपको और जेडीपी मीडिया ग्रुप की आपकी समस्त टीम को, कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम खास बातचीत के तौर पे और ऐसे युवाओं को आपने लाने का आपके चैनल के माध्यम से, आपके बैनर के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका दिया। क्योंकि हर व्यक्ति का नहीं होता कि मीडिया में चलकर वो बड़े बड़े चैनल जिस तरीके से करते हैं, हर व्यक्ति ग्राउंड पर दिखा नहीं सकता। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जेडीपी मीडिया ग्रुप ने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है खास बातचीत के माध्यम से, कि हर युवा आपके साथ जुड़ेगा और हर युवा को एक बैनर मिलकर उनकी बातें, उनका मैसेज और आम जनता तक पहुँचेगा। इसके लिए जेडीपी मीडिया ग्रुप की सभी टीम को धन्यवाद। और जैसा आपने सवाल पूछा कि आपकी राजनीति साथ, कि मेरी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मेरे याद है मुझे सन 2013 जब मैं 12th पास करता, राजा रामदेव पौधार स्कूल में पढ़ता था, उसके पीछे मेरे पिताजी की एक चाय की थड़ी थी जो काफ़ी चर्चित थी राजनीति के माध्यम से। क्योंकि विश्वविद्यालय के जब चुनाव होते थे तो बड़े बड़े सभी छात्र नेता, चाहे मैं बात करूँ सौमित्र शर्मा जी की, चाहे बात करूँ प्रताप सिंह खचरेवास जी की, चाहे बात करूँ मैं 2011 से लेकर 2021 तक के छात्र संघ चुनाव की, तो सभी लोग थड़ी पे आगे बढ़ते। मेरा काम कोई बड़ा राजनेता का नहीं था, मैं नहीं जानता था राजनीति की ABCD क्या है, कि राजनीति क्या है, किस तरीके। मेरा काम सिर्फ इतना सा था, स्कूल में जाना, पढ़ाई करना। और जब कहते हैं कि स्कूल की उम्र में अगर बच्चा राजनीति यूनिवर्सिटी में जाने लग जाए तो कहीं ना कहीं वो एक चेंज होता है पूरे तरीके से। तो मेरे पिताजी थड़ी पे सभी स्कूल से पढ़ता, मैं आता साथ ही पिताजी का हाथ बढ़ाते हुए मैं दुकान भी संभालने लगा। क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा पैसे वाला नहीं था कि राजनीति कर सकूं। लेकिन जब मैं एक विद्यालय की उम्र में था, 2013-14 शुरुआत मेरी, तो मैं स्कूल से आके वहाँ बैठने लगा, सब कुछ होने लगा दुकान के साथ। वहाँ जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी छात्र नेता आते थे तो मैं देखता यार ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, ये चुनाव लड़ते हैं, ये है क्या चीज़। कि जब कहते हैं बच्चे की खेलने की उम्र होती है, उस खेलने की उम्र में वहाँ थड़ियों पर मैं ठीक है, अपने क्या मतलब क्या है क्या नहीं है, जो भी चल रहा है। तो मैंने वो उनको चाय देने जाता था, सब चीज़ समझाता था। तो वहीं से मेरी एक छोटी सी राजनीतिक शुरुआत हुई, ललक लगी। अब मैं भी सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के जब आते थे तो लोग लगता नहीं है राजनीति में कुछ है, बहुत कुछ राजनीति बहुत बड़ी। हम कुछ नहीं, हम एक माध्यम नॉर्मल है। और उस नॉर्मल को मैंने नॉर्मल समझते हुए चाय देते हुए बीच में बैठने लगा। आदरणीय सुनील बंसल जी जो राष्ट्रीय महामंत्री जी है वहाँ बैठते थे। डॉक्टर मिथिलेश जी गौतम बड़े भाई साहब मेरे मार्गदर्शक रहे हैं राजनीति के। डॉक्टर सुरेंद्र पुरवंशी जी व्यक्ति जो आज बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष है, और जिन्होंने मुझे एक राजनीतिक शुरुआत वहाँ से करवाई। वो मेरा एक पल था कि विद्यार्थी परिषद में जुड़ा वहाँ से सीधा, पहली राजनीतिक सीढ़ी मेरी। और गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर में मैंने एडिशन की, छात्र संघ चुनाव की तैयारी मैंने करी, इकाई अध्यक्ष में बना वहाँ से। फिर नगर में विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री बना। ऐसे करते करते अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष की मैंने तैयारी की। हालांकि टिकट नहीं मिला मुझे और मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन मैंने उस चीज़ को हार नहीं, बिल्कुल नहीं मानी मैंने।
और उस क्योंकि मैं एक लाइन को लेकर चलता हूँ कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राग बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई खुद पद चिन्ह बनाता है। मैंने इसी लाइन को मैंने एक अपना लक्ष्य बना लिया और लक्ष्य बनाकर मैंने इस लाइन को कि दृढ़ निश्चय के साथ मैं आगे बढ़ने का निर्णय किया। फिर मैं क्या स्कूल में एक एनसीसी स्कूल में जाता था, एनसीसी जो कहते राजनीतिक सवाल लीडरशिप। मेरा शुरू से उद्देश्य था कि मैं देश के लिए, देश की जनता के लिए, इस राजस्थान की जनता के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो मैं एनसीसी में था, नेशनल कैडेट कोर्प्स थी, उसमें मैं एनसीसी में गया, वहाँ जुड़ा, वहाँ मैंने आरडी परेड में भी गया, एक नेशनल स्तर पर अच्छे रिप्रेजेंटेटिव कैंप किए मैंने। तो वहाँ जब 500 बच्चों की भीड़ में निकल के मुझे आगे लगाया जाता था, तो मुझे एक दृष्टि निकल कि मैं लीडरशिप कर सकता हूँ। और मेरा शुरू से उद्देश्य था इंडियन आर्मी में, देश की सेना में सेवा करने का। लेकिन फैमिली ने कहा कि नहीं भैया, डर है वो है। लेकिन मैंने उस लीडरशिप को, एनसीसी के जो गवर्नमेंट रहा, उसको मैंने यहाँ फायदा बनाया और उस चीज़ को, लीडरशिप को मैंने काम लेकर राजनीति की मैंने शुरुआत करी। जैसा कि आप छात्र राजनीति से राजनीति में आए, छात्र राजनीति में ऐसा क्या रहा कि आप जीत नहीं पाए या टिकट नहीं मिल पाया? देखिए, छात्र राजनीति एक राजनीति की पहली सीढ़ी है, और जब छात्र राजनीति में व्यक्ति कदम रखता है तो बहुत सी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ी परेशानी आती है फाइनेंस की, वो इतना सक्षम नहीं होता कि पैसा लगाकर वो राजनीति कर सके। यहाँ पे उस टाइम वो विकट परिस्थिति। लेकिन छात्र राजनीति एक चीज ये है कि आपकी राजनीति की मेहनत, संघर्ष और लगन को सिखाती है कि आपकी राजनीति में किस तरीके पैर बनाना है। क्योंकि छात्र राजनीति का जो ग्रुप है वही आपके लॉन्ग टाइम तक ग्रुप चलता है। अगर आज मैं बात करूँ चाहे राजस्थान मुख्यमंत्री जी की, चाहे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की, मैं बात करूँ चाहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, मैं बात करूँ राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश डॉक्टर सतीश पूनिया जी, मैं बात करूँ भजनलाल शर्मा जी, मैं बात करूँ हिमांशु शर्मा जी, मैं बात करूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी पूर्व महासचिव अमित शर्मा वाटिका जी, तो ऐसे अनेकों राजस्थान के जितने भी छात्र राजनीति की बात करूं। और सबसे बड़ा उद्देश्य मुख्य, अब मैं बात करूं राजस्थान गृह मंत्री अमित शाह जी, तो खुद छात्र राजनीति से विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री गुजरात के रहे हैं वो। तो सबसे बड़ा योगदान राजनीति, छात्र राजनीति मेरे लिए राजनीति की शुरुआत वही विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद में इतना सिखाया कि संगठन की रूपरेखा क्या है, संगठन का काम क्या है, राजस्थान की जनता के बीच में जाकर किस तरीके समाज हित में अपने काम करना है। और सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही होता है, छात्र राजनीति होती है सिर्फ राजनीति करना, राजनीति करना, जनता के बीच में काम करना, दोनों में डिफरेंटेशन है। क्यों? क्योंकि राजनीति करना एक अलग है, सेवा करना एक अलग चीज है। तो मैं खुद एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक भी हूँ, मैंने प्राथमिक किया, तो उसके नाते कहते हैं स्वयंसेवक सबसे आगे। विवेकानंद जी एक ही चीज कहते हैं, उठो जागो और आगे बढ़ो, जब तक मत लुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और उसी उद्देश्य से हम चलते हैं कंटिन्यू। बाकी राजनीति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मेरी राजनीति में एक ही प्रेम है, ना मेरे पास फाइनेंस की व्यवस्था, ना मेरे को इतना, लेकिन मेरे जीवन में इतना है कि मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे दृढ़ संकल्प दिया, और मेरे भाई, आप जैसे सब जैसे बड़े भाई, छोटे भाई, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जैसा कि आप एबीवीपी से भी जुड़े हुए, एबीवीपी में वर्तमान में आप किस पद पर कार्यरत हो? नहीं, विद्यार्थी परिषद से मैं पूर्व कार्यकर्ता नाते हूँ, और अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवा मोर्चा के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अभी संगठन के अंदर पद मिलना नहीं मिलना एक अलग चीज, लेकिन पार्टी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम एक कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी का आखिरी पंक्ति में बैठने का कार्यकर्ता भी कभी ना कभी बड़ा बन सकता है। उसका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय हित में देश के निर्माण करना है। और देश के अंदर पहली कांग्रेस की क्रांतिकारी कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को खत्म करके देश को, जो 70 साल के अंदर कांग्रेस ने बर्बाद करने का काम किया है, इसको खत्म करके देश को एक राष्ट्र हित के अंदर, हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का है। जैसा कि आप एक एनजीओ चलाते हो, आपके एनजीओ लक्ष्य फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है और कब बना? देखिए, लक्ष्य फाउंडेशन का उद्देश्य मेरा सिर्फ देश हित में काम करना है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद, आपने अच्छा सवाल पूछा कि मैंने लक्ष्य नाम क्यों रखा है। इसका है लक्ष्य नाम रखने के पीछे मेरा एक उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति को हर काम करने के लिए एक लक्ष्य रखना पड़ता है। और लक्ष्य का टाइटल है मेरा, लक्ष्य देश सेवा में जन सेवा से समर्पित, टाइटल मेरा। तो लक्ष्य का काम सिर्फ सेवा करना है, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है, मेरा मोटिवेशन एक ही था, मैं आर्मी में जाऊं, जिससे मैंने बताया देश की सेवा करूं। लेकिन वो सेवा मैं उसमें न जाकर मैं राजनीति के तौर पे सेवा कर रहा हूं। कैसे ही करें, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य का उद्देश्य रखने का हमारा एक ही था कि हमने, क्योंकि कहते हैं कि जिस तरीके से एक व्यक्ति जन्म लेता है और माता पिता अपने को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो अपन जीवन में माँ का कर्ज नहीं चुका पाते। तो इस देश की माँ भारती ने मुझ जैसे, आप जैसे, जैसे हजारों करोड़ों परिवार, हजारों करोड़ों व्यक्ति पाले हैं।
तो क्यों ना हम एक कोई सामाजिक काम एक छोटी सी व्यक्तिगत करके हम देश को ऐसा कुछ समर्पित करें कि जिससे हमने देश में जो जन्म लिया है, इस माँ भारती की धरती पे हमने जन्म लिया भारत देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, उस कर्ज को हम उतार सके। तो एक ही उद्देश्य के साथ मैंने काम के साथ देश की सेवा करनी है, और मेन उद्देश्य इसका एक ही था कि मेरे को डिफेंस के एक ऐसे सैनिक तैयार करने हैं कि जिससे हम देश के अंदर आगे बढ़ सके और सामाजिक स्थिति के अंदर आगे बढ़ सके। क्योंकि देश की इसका उद्देश्य आगे बढ़कर महिलाओं को बढ़ावा देना, युवाओं को राजनीति में लाना, नए नए युवाओं को, क्योंकि वो इतने फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो पाते कि वो आगे बढ़े और राजनीति में आगे बढ़े, और युवाओं को लाकर सामाजिक स्तर पर ग्राउंड पर काम करना, गरीबों के लिए काम करना, भोजन के प्रबंध की व्यवस्था करना, ऐसे अनेकों हमारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर लक्ष्य फाउंडेशन काम करता है। और पिछले 2 साल के अंदर महिलाओं का सम्मान समारोह हम कर चुके हैं, युवाओं का सम्मान समारोह हम कर चुके, और बहुत जल्द जनवरी के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाला है, जिससे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी हमारे के नेतृत्व में और परम पूज्य स्वामी सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के प्रेरणा स्त्रोत के नेतृत्व हम उस कार्यक्रम को करेंगे, और एक विशाल हिंदू समागम के तौर पर हम उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। लक्ष्य फाउंडेशन कब बना हुआ है, अब तक कितने आदमी इसके साथ जुड़ चुके हैं? लक्ष्य फाउंडेशन की वैसे तो मैं स्थापना 2018 के अंदर हुई, करीबन 6 वर्ष के आसपास हुआ है, लेकिन लीगली रजिस्टर तौर पर भी हुआ है, अभी 2 साल हुए हैं हमारे को। और 2 साल के अंदर हमने इसके अंदर भी राजस्थान के 8 जिलों के अंदर हमारा टीम बनी हुई है, और राजस्थान के 8 जिलों के अंदर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति, लोग कहते हैं कि एनजीओ से राजनीति के लिए, मैं कहता हूँ राजनीति मेरी अपनी एक जगह है, और लक्ष्य फाउंडेशन की सोशल वर्किंग सेवा की जगह है, क्योंकि उसमें कांग्रेस के व्यक्ति भी है तो बीजेपी के व्यक्ति भी है, और जहाँ सामाजिक काम है, सामाजिक काम में कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसा कि आप भाजपा से भी जुड़े हुए हो, भाजपा में हमेशा हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता है, आपके हिसाब से हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? ये हिंदुत्व अपने आप में एक सनातन संस्कृति है, और विश्व के अंदर भारत देश हिंदू के धर्म से जुड़ा हुआ है, और उसको जोड़ के अगर लोग कहें कि सब इसमें ये तो सिर्फ हिंदू की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ संस्कृति को लेकर काम करती है। क्योंकि अटल जी ने जब कहा था, आज का मुद्दा नहीं, भारतीय संस्कृति का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास जनसंघ बना तब से था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज से नहीं, कई वर्षों से कई अनेकों स्वयंसेवक मिलकर आज भी वही हिंदुत्व के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि जिसका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अगर मुस्लिम जैसा हो, वो क्या हिंदुत्व की बात करेगी पार्टी? वो सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म को लेकर बात करती है। उन्होंने सिर्फ देश तोड़ने का काम किया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर आज उनको हिंदुत्व याद आ रहा है, गंगा जी में नहाना याद आ रहा है, मंदिर बनाना याद आ रहा है। इनसे ये तो पूछो कि आप इतने दिन से कहाँ थे? आप मंदिर तोड़ रहे हो देश के अंदर, आप दिन प्रतिदिन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो, और आज हम नई मुद्दा, जितने दिन सब मुद्दे खत्म हो गए तो भारत जोड़ो यात्रा। अरे आपने भारत जोड़ो कब? आपने सिर्फ भारत तोड़ने का काम किया, अखंड भारत को आपने तोड़ दिया। जो विश्व का सबसे बड़ा भारत देश है, अखंड भारत था, उस अखंड भारत को तोड़ने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया, और फिर हिंदू सेक्युलरिज्म की क्या बात कर रहे हो आप? तो आप पहले जोड़ो, नहीं तोड़ना बंद करो फिर जोड़ो, तो हम मानते हैं। और आप क्या तोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? युवाओं के साथ आपने छलावा कर लिया, महिलाओं के साथ आपने छलावा कर लिया, देश के अंदर क्रांतिकारियों के साथ आपने छलावा कर लिया, जिनको कश्मीर मुद्दे को लेकर आपने छलावा किया है, पीओके को लेकर आपने छलावा किया है, राम मंदिर को लेकर आपने छलावा किया है, और फिर कहते हो हिंदुत्व है हम। आप हिंदुत्व की परिभाषा जानते क्या है? ये इनसे ये तो पूछो। राहुल गांधी जी पैदल पैदल चल के पूरे देश को जोड़ रहे हैं, तो पहले खुद की कांग्रेस पार्टी को जोड़ो। कांग्रेस में खुद ही बिछुड़ना बनी हुई है, क्या जोड़ेंगे ये? पहले खुद जोड़ो फिर देश को जोड़ने की बात करो। जैसा कि राजस्थान की राजनीति में एक मुद्दा काफी वायरल रहता है, मुद्दा है गोहत्या का और गौमाता का, जो कि राजस्थान की राजनीति में हर नेता इसके बारे में चुनाव के टाइम पे बात करता है। पर अभी वर्तमान में थोड़े दिनों पहले लंबी वायरस आया, उसमें कितने नेता नजर आए, वो सबके सामने है। आपके हिसाब से गौमाता का मुद्दा क्या होना चाहिए? नहीं, गौमाता हमारी माता है। हिंदू धर्म की गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और ऐसी बात नहीं आप जो कह रहे हो आगे नहीं है। मैं बात राजकुमारी दिया कुमारी जी है, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए का अनुदान लंबी वायरस के लिए किया, क्षेत्र के अंदर के लिए, राजस्थान के लिए कहीं हो। तो ऐसे अनेकों नेता जिन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं है काम नहीं कर रहे हैं। कुछ भ्रांतियां हैं जिस चीज सिर्फ इनको फैला के निकल लड़ाने का काम कर रही है। भाई गौ हमारी सबकी माता है, और जो लोग इसको काट रहे हैं उनको एक ही संदेश दूंगा, आप गौ माता को काटोगे क्योंकि हिंदू धर्म है। गौ माता हमारी देवता है, जिसने देवता के साथ छलावा किया है वो कभी नहीं बच पाया है, चाहे वो कोई भी हो। उसके ऊपर अनर्थ हुआ है, वो उसके ऊपर नुकसान हुआ है,
और उसने सिर्फ अपना नुकसान करने का काम किया है इसलिए। और गौ हमारी माता है, उसके लिए हम आज नहीं कई वर्षों से आंदोलन चल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि हमारी गौ माता श्री कृष्ण जब चलने लगे वृंदावन तो गौ चरैया कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी खुद एक इसकी आप गौ माता की सेवा कर लो 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाएगी। और हिंदू धर्म के लिए तो गौ माता खुद पूजनीय माता है सबसे बड़ी, और वो तो हमारी सेवा करना हमारा धर्म है और उसके लिए हम निरंतर करते हैं हिंदू धर्म के नाते। वर्तमान में एक फिल्म काफी सुर्खियों में है, फिल्म है पठान, इसको लेकर आपका क्या कहना है? पठान मूवी फिल्म से विरोध है पूरा, लेकिन उसने जो भगवा रंग का विरोध किया, हमारी सनातन संस्कृति का विरोध किया, वो कतई गलत है। क्योंकि भगवा रंग हमारी संस्कृति का श्री राम का प्रतीक है। और आपने किस तरीके से उन्होंने एक छलावाई तौर पर उन्होंने कपड़े ड्रेस आपने देखी क्या स्टाइल में पहन रखी है और वही भगवा रंग के हैं। तो इस फिल्म को बैन करना चाहिए, क्योंकि इस बैन को दिखाने वाला धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं या धर्म को तोड़ के युवाओं में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से, और ये चीज़ शुरू से चलती आ रही है और उसको बंद करें। और युवा इसके विरोध में भी है, कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि कई दिनों से चल रहा है, हिंदू धर्म का हर आदमी उसका विरोध कर रहा है। तो सेंसर बोर्ड भी इसके ऊपर एक्शन लेगा और जल्दी इसको बैन होगा। क्या आगामी चुनाव में आप कहीं नजर आएंगे? देखिए हम तो युवा हैं और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि 21वीं सदी का युवा देश का युवा होगा। और राजनीति में आना या नजर आना, हम सिर्फ पार्टी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का काम एक ही होता है, सिर्फ पार्टी की सेवा करना और देश हित में काम करना। और देश हित के नाते हम काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही रहेगा, भी देश के साथ आती नए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। क्योंकि 2018 से लेकर जो राजस्थान की जनता के साथ कांग्रेस सरकार ने, गहलोत जी ने छलावा किया और बड़े बड़े मुद्दों को लेकर इन्होंने बात करी थी कि राजस्थान के अंदर युवाओं को रोज 3,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं के साथ सिक्योरिटी रहेगी। और महिलाओं के साथ सिक्योरिटी कहाँ से दोगे आप? महिलाओं के साथ तो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। राजस्थान में क्या नाम आतंकवाद बंद रहेगा, राजस्थान में गुंडागर्दी बंद रहेगी, लेकिन आए दिन प्रतिदिन 3 से 5 मर्डर केस हो रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, चाहे वो सीकर ले लो, चाहे वो सवाई माधोपुर ले लो। जैसा कि सभी पार्टियां आगामी चुनाव को लेकर अपने अपने दावे पेश कर रही है, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के क्या क्या दावे होंगे और क्या आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी? देखिए दोनों अपनी अपनी पार्टी साथ चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य 1/3 बहुमत के साथ राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और वो हम निरंतर प्रयासरत है। क्योंकि हम जो इनकी जैसे कोई बड़े बेखाबे की बात नहीं करते, हम ग्राउंड स्तर पे जाकर जनाक्रोश यात्रा के तहत हम पर विधानसभा में पर बूथ मंडल तक जा रहे हैं। उसका उद्देश्य है कि हम जनता के बीच के मुद्दे लेके आएंगे और जनता के बीच के मुद्दे लाकर जनता के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छलावे की बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। और मुद्दे पर चुनाव लड़कर इस राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जनता त्रस्त है, गहलोत जी से पूरी जनता, राजस्थान की जनता त्रस्त है। और उसको उखाड़ कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हिंदुत्व की अग्रसर की ओर पार्टी का अग्रसर होगा और राजस्थान के अंदर 1/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और युवाओं के बहुमत पे राजस्थान में सरकार बनेगी। क्योंकि युवा अपने आप में एक युवा है। क्योंकि अटल जी ने जब संसद में सरकार गिराने पे बात ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने कहा था कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की क्या है एक सीट से सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं कि सन 21वीं सदी का युवा 3 सीट के बदले 303 सीट जीतेगा। 303 सीट जीती भी हमने और निरंतर देश के अंदर रिपीट करके दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है। और अब एक बार पुनः 2024 के अंदर रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। राजस्थान के अंदर 2001 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और राजस्थान की जनता के साथ जो छलावा गहलोत जिनके उसके द्वारा कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम, और राजस्थान की जनता के लिए हम काम करेंगे और जनता के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेडीपी मीडिया ग्रुप का भी, समस्त टीम का। आप निरंतर इसी तरह आगे बढ़ते रहे और राजस्थान के युवाओं को आप बढ़ाते रहे, क्योंकि मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है कि हर एक मुद्दे को आगे तक पहुंचाता है और समस्त जनता के बीच पहुंचाता है। और आपका धन्यवाद, आपने छोटे छोटे युवा को जोड़कर आपने आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।